Hello everyone, welcome back our YouTube channel Bhuvneshwansh Baby the Education. Today will be our 6th AEC Ability Enhancement course class in which we will study about BA, BSc and BCom honors EVS syllabus of all. Third unit in which our today's topic is part second natural resources in which air resources. So first of all you subscribe our channel so that the list upcoming courses will be provided to you. Will find the link of the given PDF in the description box and list of our latest B Honors Hindi course semester 2 of DSC 6 हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं lessons playlist videos link will be found in the description box. So we will start our lesson natural resources, air resources, and there are some subtopics are as follows. In this lesson we will discuss about hydrological cycle and distribution of water, water resources of India, water demand and utilization, emerging water resources problems, sustainable water management, and summary of whole the chapter. We will start now. Learning objectives. नेचुरल रिसोर्सेज में हमने पिछली कक्षा में पिछली क्लास में लैंड रिसोर्सेज पढ़ा था. अब इसमें हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज. तो वाटर रिसोर्सेज को पढ़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि इसमें हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स की इम्पोर्टेंस को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे. इसमें हम अपने जो वाटर रिसोर्सेज है अलग अलग सोर्सेज कहाँ से पानी आता है, कैसे हम तक पहुँचता है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, वो सारा हम जान पाएंगे. डिफरेंट चैलेंजेस को पढ़ पाएंगे वाटर रिसोर्सेज के, सॉल्यूशन, सस्टेनेबल वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, और वाटर हार्वेस्टिंग को सीखेंगे किस तरह से पानी की एक एक बूंद हमें बचानी चाहिए. एंड रियलाइज द डिसबैलेंस ऑफ वाटर. इंट्रोडक्शन. सभी को जिस प्रकार पता है हमारी धरती ही है जहाँ पे जिसको ब्लू प्लैनेट कहा ही इसलिए गया है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी है. वाटर एक रिमार्केबल इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का, कि किस तरह से वाटर के बिना हम जी नहीं सकते. वाटर इज़ अ प्रीशियस डायमंड फॉर आवर लाइफ. And second precious diamond of our life is oxygen. तो पानी के बिना ज़िंदगी बिताना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. लाइफ ऑन अर्थ इज़ इम्पॉसिबल. ऑल लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग जैसे दूसरे जीव जंतु भी हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरियाज, 60 to 70% इनकी जो बॉडी वेट होता है वो वाटर से ही मिलके बना होता है. अगर वाटर नहीं होगा तो किसी भी तरह का कोई भी जीव जंतु इस दुनिया में नहीं होगा. बट इकोसिस्टम के ज़रिए हमने पढ़ा था कि वाटर हमारी हेल्थ के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है. ऑल थ्रो अर्थ पे एम्पल वाटर, सबसे ज़्यादा सैलाइन वाटर मिलता है, ये भी हमें पूरी तरह से पता है. बहुत कम फ्रैक्शन में है फ्रेश वाटर जो कि हमारी धरती पे हम उसे पीते हैं. इसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, एक्सेस हो रहा है, क्वालिटी कंपटीशन, रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में एनवायरनमेंट्स में सेवियर कंडीशन है वाटर को लेकर. द वर्ल्ड्स रिन्यूएबल फ्रेश वाटर सप्लाई इज़ रिलेटिवली कॉन्स्टेंट. जो रीन्यूएबल मतलब रिसोर्सेज को बार बार यूजेबल हम कर सकते हैं, इस पे रिलेटिवली कॉन्स्टेंट फ्रेश वाटर के ऊपर सप्लाई चल रही है. द एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल पर पर्सन इन 1850 was about 43,000 cubic meters per year. जो पानी की जो उत्पादकता होती थी 1850 तक तो 43,000 क्यूबिक वर्ग मीटर ये होती थी. लेकिन 2014 में ये एक एक बूंद 5,900 क्यूबिक मीटर तक फैली. क्लाइमेटिक चेंज भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ा, क्लाइमेटिक प्रेशर बढ़ा, क्लाइमेटिक पोज इंक्रीज़ हुआ. ठीक है, लिमिटेड वाटर सप्लाई के कारण और रिजल्टिंग हमारी नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ ग्रोइंग नहीं हो पाई हैं, शॉर्टेज हो गई है.
हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोस्फीयर का मतलब है पानी से बना एक पूरा स्फीयर, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पानी का। वाटर एग्जिट्स इन एनी थ्री फॉर्म्स, जो पानी वो तीन तरह से आता है, सॉलिड में आइस या स्नो, लिक्विड में मैराइन और फ्रेश वाटर, एंड वेपर में वाटर वेपर और स्टीम के ज़रिए इन थ्री स्टेट्स ऑफ फॉर्म्स में आता है। वाटर कॉन्टीन्यूसली सर्कुलेट करता है एनवायरनमेंट को फ्रॉम द ओशन, और ओशन से लेके आता है पानी, जैसे हाइड्रोलॉजिक साइकिल नाम दिया गया है, के नाम से नवाजा गया है। द रिजल्ट इज़ अ बैलेंस अमंग वाटर इन द ओशन, ऑन द लैंड एंड इन द एटमॉस्फेयर। जो पानी है वो ओशन है, ठीक है, लैंड पर भी है, एटमॉस्फेयर में भी है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंटररिलेटेड है इन तीनों स्टेट से अर्थ की, कि लिथोस्फेयर से भी है, बायोस्फेयर से भी है, हाइड्रोस्फेयर से भी एंड एटमॉस्फेयर से भी है। कॉन्टीन्यूअली रिन्यूज़ होते रहता है फ्रेश वाटर हमारी लैंड पे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए। 97% जो अर्थ है वो पानी के साथ ही बनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पानी है वो सॉल्टी है। सी वाटर का जो कंजप्शन है एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक वाटर गार्डन है, सी वाटर, ओके, एंड आपके प्लांट्स मर रहे हैं, बट फ्रेश वाटर इज़ अनअवेलेबल फॉर इजी कंजप्शन बिकॉज आइदर इट इज़ फ्रोजन एज पोलर और ग्लेशियल। तो ग्लेशियल आइस अबाउट 1.97% इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, और उसमें से 0.5% हमारे लेक्स, क्रीक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड एटमॉस्फेरिक वाटर अकाउंट होंगे, जो कि हमारे अर्थ के छोटे से पोर्शन को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक्वीफायर्स है जो अंडरग्राउंड रिजर्वियर्स के लिए यूज़ किया जाता है। अनकन्फाइंड और कंफाइंड एक्वीफायर्स हैं, रिचार्ज एरिया है उनका, लैंड फ्रॉम विच वाटर percolates to replace groundwater in unconfined aquifers. The recharge area is directly above them because the layer of rock above permeable and allow surface water directly seep towards, replacing the aquifer contents. इसमें हमारे दो तरह से एक्वीफायर्स आते हैं, कंफाइंड एक्वीफायर जिसे हम आर्टिशियन एक्वीफायर भी कह सकते हैं। इसमें ग्राउंड वाटर का जो एरिया होता है वो लार्ज होता है, जिसमें रॉक्स की अलग अलग लेयर होती हैं, और कन्फाइंड एक्वीफायर्स में ट्रैप किए जाते हैं पॉजिटिव प्रेशर के साथ। कॉन्ट्रास्ट अनकन्फाइंड एक्वीफायर होते हैं जो कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर होते हैं। जर्नली ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड, जो ग्राउंड वाटर हैं, पानी है या रिसोर्सेज, उन्हें नॉन रिन्यूएबल की श्रेणी में रखा इसीलिए गया है क्योंकि उन्हें बहुत समय लगता है। परकोलेशन और प्रेसिपिटेशन हर साल होता है। द कन्फाइंड एक्वीफायर्स आर रिचार्ज्ड पर्टिकुलरली एंड स्लोली। इस तरह से हम एक्वीफायर्स एंड वेल्स को देख सकते हैं। वेल्स हमारे कुएं हो जाएंगे कि किस तरह से कुआं नहीं सूखता है। अगर आप देख सकते हैं तो जो कुआं है, वेल है, वो सिर्फ वाटर टेबल लेवल तक ही है, बट हमारे जो अनकन्फाइंड एक्वीफायर है वो पूरा टॉप ऑफ द कन्फाइंड एक्वीफायर तक गया हुआ है, जबकि कन्फाइंड एक्वीफायर पूरा नहीं है। इसे आर्टिशियन वेल भी कहा जाता है। वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इंडिया अकाउंट है पूरे पानी का, बट 2.45% जो वर्ल्ड का सरफेस एरिया है, 4% वर्ल्ड का जो वाटर रिसोर्सेज है, उसमें से 17.7 वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी है। वाटर इन इंडिया इज़ अवेलेबल फ्रॉम 3 चीफ रिसोर्सेज, 3 रिसोर्सेज से पूरे इंडिया में पानी आता है। वाटर रिसोर्सेज में से रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स हैं, और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में से वेल्स एंड स्प्रिंग्स एंड वेटलैंड्स हैं, जो कि स्नो एरिया को वेट करते हैं। दिस वाटर अवेबिलिटी इन इंडिया इज़ रिड्यूसिंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये पानी की जो अवेबिलिटी है वो कम होती जा रही है पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण। द एवरेज एनुअल वाटर अवेबिलिटी इन 2001 वाज, जो पूरे 2001 में जो एवरेज एनुअल वाटर अवेबिलिटी थी वो 18
1816 क्यूबिक मीटर्स हुई थी कैप्स्टा में, अब जो कि घट के 1545 हुई है 2011 में। इसी तरह और घटते हुए 2018 में 1486 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा ही रह गई। इसमें हमारे सरफेस वाटर रिसोर्सेज आते हैं, जैसे 12 मेजर रिवर्स हैं हमारी: गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, माही, नर्मदा, पिन्नर एंड तापी। तो इनमें एनुअल फ्लो होता है रिवर्स का एस्टिमेटेड 1869 क्यूबिक किलोमीटर पर कैपिटा ये होता है। जोग्राफिकल एनवायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स अबाउट 35% जो पानी है वो अवेलेबल है हमारी अर्थ पर। वाटर फ्लो रिवर का डिपेंड रहता है उसके साइज़ पे, उसके कैचमेंट एरिया पे कि कितनी रेनफॉल होती है या कितनी नहीं, तो इस पर ही डिपेंड रहता है। और कुछ सीजन्स के ऊपर लाइक मॉनसून, ठीक है, वर्षा के मौसम का जो बारिश का मौसम होता है उस पर डिपेंड रहता है। सम रिवर्स जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदुस, ये सभी ज़्यादा कैचमेंट एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे एनुअल वाटर फ्लो साउथ इंडियन रिवर्स गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पे हार्नेस होता है क्योंकि कम पानी पहुँचता है, और ग्लेशियर क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा दूर है। वैसे ही ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिन्स में भी रिवर एडिड की गई हैं। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली ओवर द कंट्री। यहाँ पे आप थोड़ी सी देख सकते हो की पॉइंट्स कि सरफेस वाटर क्या होता है, जो कि पानी सरफेस पे मिले। वेटलैंड एक एरिया होता है लैंड का जो कि वाटर की लेयर के साथ कवर होता है। रन ऑफ मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज पूरी तरह से ख़त्म होना। रेप्लेनिश सरफेस वाटर, ओके। ड्रेनेज बेसिन, वाटर, ग्राउंड वाटर एक्वीफायर्स, एक्वीफायर्स जैसे अंडरग्राउंड लेयर होती है रॉक्स की, उसके अंदर पानी भरा होता है या उसमें पानी आता है, जैसे वेल एंड एक्वीफायर्स। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में 432 क्यूबिक किलोमीटर टोटल एनुअली रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज होते हैं। इसमें भी हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से 45% ग्राउंड वाटर आता है। यूटिलाइजेशन किया गया है वेरी हाई रेट्स पे, जैसे स्टेट्स हैं हमारी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, स्टेट्स लाइक बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, ये सभी ग्राउंड वाटर यूटिलाइज करते हैं अपने पानी के मॉडरेट रेट को बचाने के लिए। लैगून्स एंड बैकवाटर्स। लैगून्स एंड बैकवाटर्स क्या होते हैं? इसको डिफाइड किया जाता है वाटर बॉडी या ब्रांच की तरह, जो कि मेन रिवर में अटैच्ड किए जाते हैं। वाटर डिमांड्स एंड यूटिलाइजेशन, किस तरह से पानी की हम पानी को हम बचा सकते हैं, किस तरह से डिमांड को हम कम कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर कंट्री हमारी इंडिया ट्रेडिशनली ही पता है सभी को। एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो सोर्सेज लाइवलीहुड सोर्सेज 2/3 पॉपुलेशन है। बिसाइड वाटर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड इन अ लार्ज अमाउंट फॉर डोमेस्टिक, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया में जो पानी यूज़ होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एनर्जी एंड दूसरी ज़रूरतों के लिए भी। अनलाइक लैंड के लिए भी किया जाता है। अवेबिलिटी वाटर वेरीज की जाती है टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस इन इंडिया, कि कहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ पे नहीं, कहाँ पे ज़्यादा पानी चाहिए, कहाँ पर नहीं, ताकि अलग अलग तरह से अलग अलग एग्रीकल्चर हो। जैसे मॉनसून के टाइम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है इंडिया के मिडल सेंटर पार्ट्स में एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स में, ठीक है। तो वहाँ के कुछ 5 ईयर प्लान्स भी लगाए गए जहाँ पे 90% ऑफ इंडिया का वाटर डिमांड है एग्रीकल्चर के लिए। वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन डेवलपमेंट लगाए गए इरिगेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए 5 ईयर प्लान्स फॉर दिस वेरियस मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, जैसे दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, कोसी प्रोजेक्ट, हीराकूद डैम प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट। ये सभी प्रोजेक्ट्स को पानी की डिमांड को कम करने के लिए और अच्छा यूटिलाइजेशन करने के लिए ये सभी प्रोजेक्ट्स बनाए गए।
इसमें आप टेबल भी देख सकते हो कि क्या क्या ट्रेंड रहे, ईयर है और सेक्टर है। डोमेस्टिक सेक्टर में 2052 रहे, इरिगेशन में 541, इंडस्ट्री, एनर्जी एंड अदर्स एक्सेट्रा आप पढ़ सकते हो। किलोमीटर पर स्क्वायर एरिया है। एमर्जिंग वाटर रिसोर्सेज प्रॉब्लम्स, वाटर रिसोर्सेज प्रॉब्लम्स को कैसे कम किया जाए। डेटरोशन ऑफ वाटर क्वालिटी, पानी की जो क्वालिटी है वो फैक्ट्रीज के ज़रिए, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, एग्रीकल्चर, केमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट के ज़रिए जो इसकी क्वालिटी है वो कम होती जा रही है। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्वालिटी ऑफ वाटर को अनफिट की जगह टॉक्सिक फ्री बनाना होगा। वाटर बॉडीज़ में हमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं छोड़ना होगा, नहीं करना होगा ऐसा। सिचुएशंस लीड हो जाएंगी वाटर पोल्यूशन एंड डिस्टर्ब द एक्वेटिक सिस्टम, एक्वेटिक सिस्टम को भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे वन्य जीव रह रहे हैं उसी तरह जलीय जीवों को भी हमें रहने देना चाहिए। जैसे खासकर जो गंगा और यमुना नदी हैं, ये सबसे हाईली पोल्यूटेड रिवर्स हैं हमारी कंट्री इंडिया के, इसको हमें साफ़ रखना चाहिए। एनहेंस डिमांड फॉर वाटर फॉर इरिगेशन, जो डिमांड है इरिगेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंडिया में, उसको हमें थोड़ा सा कम करना चाहिए। जैसे इरिगेशन नीड बिकॉज ऑफ स्पैटियल एंड टेम्पररी वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल। नॉर्दर्न वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में सबसे ज़्यादा ड्राफ्ट प्रोन एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर मानसून सीज़न, समर सीज़न, विंटर सीज़न, इन सब का तो पता ही नहीं चलता है। तो हमें डिसकंटिन्यूस जो होती है इन मानसून का या फेलियर रिजल्ट्स रहते हैं, इनको अनफेवरेबल हमें रखना चाहिए एग्रीकल्चर के साथ। इंक्रीजिंग वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब पानी से होने वाली जितने भी परेशानियां हैं उनको हमें दूर करना चाहिए अपने से। जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में एक कावेरी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग अ कावेरी वाटर डिस्प्यूट के ऊपर कर्नाटक और तमिलनाडु में, और कृष्णा रिवर के ऊपर कर्नाटक और महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में है। वसुंधरा रिवर वाटर डिस्प्यूट में ओडिशा और आंध्र प्रदेश का है। इस तरह से इन कॉन्फ्लिक्ट से हमें बचना होगा। फ्लड एंड ड्राफ्ट, ये प्रोन एरियाज़ में तो आते ही रहती है। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट जिस तरह से हमने फर्स्ट यूनिट एनवायरनमेंट, इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट प्रोसेस में हमने 17 गोल्स पढ़े थे, उसमें से हमारे वाटर मैनेजमेंट के रिलेटेड गोल्स थे। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि पानी से होने वाला पोल्यूशन से किस तरह से प्रिवेंट रहें, किस तरह से हम उससे बचें। ठीक है, तो इन पोल्यूशंस को हम अपनी लास्ट यूनिट 4th यूनिट में भी पढ़ेंगे। सस्टेनेबल वाटर यूज़, वाटर का यूज़, पानी का कैसे यूज़ करें इंक्रीजली या डिक्रीजली, इनको हमें फ्लरिश एंड डेफिनाइट फ्यूचर में किस तरह अंडरमाइनिंग इंटीग्रेटिव पार्ट में रखना होगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के साथ। रिक्लेम्ड करना होगा हमें वेस्ट वाटर को, स्मार्ट ऑप्शन फॉर फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अपने रिसोर्सेज को हमें खुद बचाना होगा। इसमें UNEPSAL मतलब ऐसी IWRM हमारे साथ कुछ NGOs हैं। वाटर्स मैनेजमेंट इम्प्लीफाई करते हैं कंजर्वेशन एफिशिएंट मैनेजमेंट को सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के साथ, स्पेशली वाटर्स एरियाज़ में जहाँ पे पानी नहीं है, जैसे हरियाली, अरवारी, पानी, सांसद, मीरू, ये सभी प्रोग्राम वाटर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे ट्रेडिशनल था, जो कि अब मॉडर्न भी बन चुका है। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने मतलब कम से कम पानी का यूज़ करना, और जैसे रेन वाटर आना तो रेन वाटर को हार्वेस्ट करना, उसे बचा लेना, टंकियों में भर लेना और बाद में उन्हें घर के किसी कामों में या खेती के कामों में लगाना, यूज़ करना स्टोरेज टैंक से। डैम
एंड इट्स रोल इन वाटर कंजर्वेशन। डैम्स का यूज़ करना सबसे ज़्यादा, जैसे सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट चल रहा है नर्मदा रिवर वैली पे, नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा कृष्णा रिवर वैली पे, तिहरी डैम प्रोजेक्ट हमारा भागीरथी रिवर वैली पे हमारा चल रहा है, जिसमें जनरेशन को पता लगेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल होगी और इंडस्ट्रियल म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई भी कम होगी। इसमें पीपल इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो पानी का होता है उसको डाउन स्ट्रीम एरियाज़ में लेकर जाएंगे। पीपल जो वाटर रिसोर्सेज के ज़्यादा करीब है उन्हें हैवी इरिगेशन से बचाया जाएगा। द सडन और एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम अ डैम रिजल्ट इन फ्लड लाइक सिचुएशंस एंड इकोसिस्टम की जो डिस्टर्बेंस की जा रही है उसको हम बचा पाएंगे। हमारा जो थर्ड फोर्थ पार्ट है अर्थ का वो पानी से बना हुआ है, जिसमें से 2.5% वाटर ही फ्रेश वाटर है। तो हमें पानी की कीमत को समझते हुए पानी को वेस्ट होने से बचाना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अपनी यूनिट थर्ड को कंप्लीट करते हुए। कल हम पढ़ेंगे एयर रिसोर्सेस को। थैंक यू। आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इस साल जो EVS है वो हर कोर्स हर सेमेस्टर हर ईयर में इंक्लूड किया गया है, कंपलसरी किया गया है। तो आप इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। कल मिलते हैं अपने चैप्टर को ख़त्म करते हुए नेक्स्ट वीडियो जो कि एयर रिसोर्सेज पर होगी।